आयोजित होंगी और दोनों ही रणनीतियों पर संगठन की दृष्टि से और आंदोलनात्मक दृष्टि से इस सरकार को घेरने के लिए और 2023 में उखाड़ कर फेंकने के लिए विपक्ष धर्म हम निभाने के लिए अपनी रणनीतियां तैयार करें। तो मैं भी जो है वो जो है भ्रष्टाचारियों के प्रति जो है कठोर रहूंगा और हम लोग सहमत हैं इस बात से प्रधानमंत्री जी की कि जो भ्रष्ट आचरण करेगा, जो प्रदेश का पैसा लूटेगा, जो देश का पैसा लूटेगा, उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। और आज ईडी की कार्रवाई सब दूर छत्तीसगढ़ में चल रही है, उससे जो है गांव, गरीब, किसान सब लोग खुश हैं कि हमारा लूटने वाला जो पैसा है वो मोदी जी जो है उस बात को जो है संज्ञान में लेकर इनको कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करेंगे, तो खुश है वो, और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मिशन 2023 की। और इस रेस में आरएसएस भी अब शामिल है, बैकअप कर रही है वो भाजपा को। और इसीलिए आज दिन भर का पूरा जो घटनाक्रम है उससे पता चलता है कि ये एक्सरसाइज कितनी तेजी से बीजेपी में चल रही है। बीजेपी के आज दिन भर राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहा। आज भी आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक हुई और उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी मिशन 23 के लिए तैयार हो गई है कमर कस के। कांग्रेस इसे किस नजरिए से देखती है, कांग्रेस कितनी तैयार है और कांग्रेस का इस तैयारी को लेकर क्या सोचना, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। क्योंकि 2023 की जो ये रेस है इसमें केवल कांग्रेस और भाजपा नहीं, पीछे से आरएसएस भी दौड़ रही है। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे हम उनसे मिल लेते हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गौलानी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश ठाकुर जी, उनका भी बहुत स्वागत है। और पूरे मामले की समीक्षात्मक नजरिए से हमारे बीच बात रखने के लिए जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और ये चर्चा शुरू करता हूं क्योंकि अब समय कम बचा है। 2023 का सेमीफाइनल कहें या फाइनल कहें प्रदेश का, वो शुरू होना है और उसके लिए जो एक्सरसाइज करके वार्म अप होने का की जो प्रक्रिया होती है वो इन बैठकों के जरिए हमें देखने को मिल रही है। कितनी तैयार है भाजपा, उनसे समझ लेते हैं रमेश ठाकुर जी से। ठाकुर साहब, आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक, फिर आप लोग की कोर ग्रुप की बैठक करने के वाले हैं, आप लोग का प्लान क्या है, किस तरीके की तैयारी के साथ उतरने वाले हैं मैदान में? देखिए मोहन जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और कोर ग्रुप की बैठक जो हमारा हो रहा है ये नियमित हमारी जो है प्रक्रिया में रहता है और उसी के तहत बैठक हो रही है। देखिए, इस सरकार से लड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इन्होंने 2018 में जो इस प्रदेश के जनता के साथ में छलावा किया, वादा खिलाफी किया है, और आज 4.5 साल बीतने के बाद इस प्रदेश के जो भूपेश बघेल सरकार है वो अपने वादा से पीछे हट गए हैं और सार्वजनिक रूप से वो कहते हैं कि यहाँ पर शराबबंदी करने के लिए आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम देख रहे हैं, उसके लिए कमेटी बना रही। इस प्रकार से टाल मटोल करने वाली बात, कोई भी 36 वादा में से एक भी वादा पूरी तरीके से इन्होंने पूरा नहीं किया। आज किसानों की बात करते हैं, अरे किसान की स्थिति क्या है? किसानों के साथ भी छलावा हुआ, उनको जो ऋण माफ करने की बात की, आधा अधूरा ऋण माफ हुआ। बिजली बिल की बात इन्होंने वो किया था, बाद में 400 यूनिट का शर्त लगा दिया। और इस प्रकार से पूरा प्रदेश अराजक की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के लोग जो है इस इंतजार में बैठे हैं कि कब 2023 का मतदान का दिवस आए और इस भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस की सरकार, कोल माफिया सरकार, शराबखोरी और ड्रग्स की धंधा कराने वाली सरकार और भ्रष्टाचार में पूरा घिरा हुआ इस सरकार को हम कैसे उखाड़ के फेंके, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते हर उन बातों को, हर उन विषय को जो जनता, इस छत्तीसगढ़ की जनता पीस रहा है, उन बातों को हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोहल्लों में गांव तक जाके हम उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और ये बात हमारा जो है विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि सरकार को जगाए। और यह सरकार जिस प्रकार से अहंकार में डूबा हुआ सरकार है और खाली कागजी कोरी बात
बयानबाजी के अलावा वास्तव में अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का बहुत बुरा हाल है। यहाँ जो है विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है और खाली जो है इस प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। इसलिए जो है इनको उखाड़ फेंकने के लिए 2023 का इंतजार इस प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठाकुर साहब की बातों से एक बात समझ में आती है कि संगठनात्मक रूप से मजबूती और आंदोलनात्मक जो रणनीति है वो दोनों बीजेपी और आरएसएस मिलके बना रही है। कितना बड़ा चैलेंज है रवि जी, आप लोग भी चुनाव में जा रहे हैं, फिलहाल अभी आप लोग की कोई बड़ी तैयारी नहीं दिख रही है, बीजेपी की इन तैयारियों को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए मोहन जी, मैं आपकी जो प्रश्न है और जो बीजेपी के प्रवक्ता ने बात कही, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं आऊंगा कि हम कहां हैं, हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 4.5 साल में जो प्रदेश में हमने विकास किया है, जिस प्रकार से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे फोकस करते हुए शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिस प्रकार से हमने अंचल क्षेत्र बस्तर में रह रहे आदिवासियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो सरगुजा की तरफ भी जो लोग रह रहे हैं उनका ध्यान केंद्रित करते हुए चौतरफा विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो किसानों के लिए योजनाएं हमने लाई है, जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की बात कहते हुए हम जो विकास किए हैं, हम अपने उन विकास की सारी बातों को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और जिस प्रकार से शिक्षा, आज अगर हम बात करें कि 4.5 साल में कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हमने खोल दिए, न जाने कितने बच्चे, कितनी महिलाएं जो अनीमिया से ग्रसित थी, कुपोषण में थे बच्चे, उनको हमने जो बाहर निकालने का प्रयास किया है, इन सारी बातों को लेकर के हम छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाएंगे और अपनी सारी बातें रखेंगे और हम फिर से चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी कह रहे हैं कि दोहरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। कुछ दिन पहले तक के ये कांग्रेस के लिए कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दोहरी लड़ाई है। 2023 में भूपेश बघेल जी से लड़ाई है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाने की लड़ाई है। जो कल तक ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी को किसी की जरूरत नहीं है, उनके चेहरे पे सब हो जाएगा, आज वो स्वीकार कर रहे हैं कि लड़ाई है। तो इसका मतलब साफ है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल जो पिछले 4.5 साल में भूपेश बघेल जी लाए हैं, वो आज पूरे देश में कहीं ना कहीं उसकी बात गूंज रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मजबूर हो गया है। उनके पास सिर्फ ईडी और सीबीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लड़ने का, तो वो बैकडोर से इनके लिए काम कर रहे हैं। ना इनके पास संगठन है। मैं मोहन जी बात बताना चाहूंगा कि जब 2018 का चुनाव था तब इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया था और क्या इनकी स्थिति हो गई आप जान रहे हैं, 15 सीट में सिमट के रह गए। लेकिन आरएसएस का बैकअप जो है वो आप लोग के लिए चुनौती है। 2 लोग से लड़ना पड़ रहा है, आरएसएस भी काम कर रही है, बीजेपी भी काम करेगी। देखिए, बीजेपी जब खुद फ्रंट फुट पे नहीं लड़ पा रही है तो आरएसएस मजबूर है इनकी बात पर आने के लिए। हम कहते हैं आरएसएस आए, कोई भी आए, स्वागत है। लेकिन आज जिस प्रकार का विकास भूपेश बघेल जी कर चुके हैं, जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी भूपेश बघेल जी की है, बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, न वो अपने संगठन को एक कर पाएगी, न उनके नेताओं में कोई एका है, पूरी तरीके से बिखरी हुई है। अभी 15 सीट के अंदर सिमटे थे, इस बार आने वाले चुनाव में 10 सीट के अंदर सिमट जाएंगे। मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर साहब, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले गंगेश जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर पूरा ओवरऑल जवाब आप दीजिएगा। गंगेश जी, 2 तरीके की बात आई है। एक तो कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी की जो टीम है वो ईडी और सीबीआई है, दूसरे तरफ जो बैठकें हो रही है उससे लगता है कि आरएसएस का एक बैकअप भी काम कर रहा है। क्या लगता है, एक बड़ी टीम के रूप में चुनाव में इस बार ज्यादा ताकत से बीजेपी उतरने की तैयारी कर रही है और इसीलिए काफी पहले तैयारी उसने शुरू कर दी है? देखिए, भाजपा के पास इस समय प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछला जो परिणाम आया था वो बहुत ही निराशाजनक परिणाम था। 15 सीट में लड़ गई थी भाजपा और इस बार उसको अपनी स्थिति को बहुत बेहतर सुधारना है। 15 साल सरकार में रहने के बाद अगर इस तरह का परिणाम आता तो बहुत चौंकाने वाला परिणाम था। उसको समीक्षा भी हुई थी, तो समीक्षा में ये निकल के आया था अंदर का देखिए कि भाजपा के कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी नाराज थे कि उनके जो नेता है वो बड़े हो गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का विकास नहीं हो पाया। और वही जो वो प्लस एंटी इनकम्बेंसी भी काफी कुछ थी, तो एक तरह से मिला के जो बड़ा रिजल्ट भाजपा के खिलाफ आया था, उससे जनमानस को पलटना उससे
जी। भाजपा को दोगुनी तिगुनी रफ्तार से मेहनत करना जरूरी कि भाजपा कर रही है। ऐसा नहीं कि अभी शुरू कर रही तारीख, भाजपा की तारीख लगभग साल भर से चल रही है। लगातार बड़े नेता आ रहे हैं और वो यहाँ पर बैठकें ले रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि भाजपा का ज्यादातर मोड है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को साध रही है, अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देकर उनको फील्ड में उतार रही है। कई सारे जो केंद्र के मुद्दे हैं, आपको हम सब जानते हैं, पहले भी डिबेट में चर्चा हो चुकी है। कुछ मुद्दों को लेकर वो फील्ड में उतर रहे हैं, गाँव तक जा रहे हैं। इसमें बड़ा काम जो होता है आरएसएस का होता है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो गांव-गांव में छोटे छोटे जगहों पे है, जगह जगह उनकी शाखाएं हैं। और आरएसएस भी अपना काम शुरू कर चुकी है। मैंने कई जगहों पे देखा है, मंदिरों में खासतौर पे, जैसे हनुमान मंदिर में आरती के समय लोगों को इकट्ठा करना और इस तरह की कई सारी अपीलें शाखाओं में लगातार बैठकें शुरू हो गई हैं। तो ये जो आज बैठक हुई है, आरएसएस ने अपनी कमर कस ली है कि आरएसएस की ही शाखा है, भाजपा राजनीति इकाई मानी जाती है आरएसएस की। तो आरएसएस इस बार कमर कस रही है और आज जो बैठक हो रही है उसमें यही संदेश दिया जाएगा आरएसएस कार्यकर्ताओं को कि इस बार सरकार के लिए, सरकार लाने के पक्ष में किस तरह से काम करना है और नीतियां जो तैयार की जा रही है। चलिए, कांग्रेस ने एक तरह से, जो कांग्रेस की ओर से जो बयान है, भूपेश बघेल ने ईडी के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, सीबीआई के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। तो जो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और जो असर पड़ रहा है उससे बहुत कई पहलुओं में कांग्रेस को, यानी सरकार को भी चोट पहुंच रही है। कामकाज प्रभावित और अफसर डरे हुए हैं कार्रवाई को लेकर। तो एक तरह से देखिए, लगातार कार्रवाई से तो ये है कि ईमानदारी बढ़ रही है, अफसर डरते हैं तो फिर गलत काम नहीं होता है, और अगर ज्यादा भ्रष्टाचार हो तो सरकार की बदनामी होती है। तो इसका जो है मिला जुला असर रहेगा। लेकिन आरएसएस और भाजपा मिलकर इस बार कमर कस के बहुत तेजी से तैयारी कर रहा है और इसको इतना हल्के से नहीं लेना चाहिए कांग्रेस को। और कांग्रेस को भी इसमें अच्छी तैयारी रखनी पड़ेगी। कांग्रेस भी तैयारी कर चुकी है और लगातार वो लोग भी फील्ड में सक्रिय, उनकी बैठकें हो रही है। अभी कल प्रियंका गांधी आने वाली हैं और इसके पहले भी यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जो अपने अधिवेशन हुआ, 85वां अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और ये बहुत कशमकश रहेगी और बहुत जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा परिणाम भी आएगा मुझे लगता है इस कंपटीशन से निकलकर। चलिए, एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लान पे काम किया जा रहा है जो कि सामने बीजेपी को रखता है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर मजबूती के लिए आरएसएस काम कर रही है। रमेश जी, लेकिन वही सब बात घूम के आती है कि मुद्दों की लड़ाई में आप लोग पिछड़ जाते हैं। आप लोग भले संगठन के स्तर पे अपने आप को मजबूत तो कर लेंगे, पर जनता के बीच जो मुद्दे लेके जाना है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता अभी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। इसमें क्या आरएसएस सहयोग करेगा, या फिर जैसे कि आरोप लग रहे हैं ईडी और सीबीआई इनका इस्तेमाल हो रहा है, इस तरीके के आरोपों से कैसे बचेंगे आप? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में मुद्दों के आधार पर ही लड़ाई जो है जनता और भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है इस चुनाव में। और मुद्दे इतने हैं, आप इनके जो है वादा रहे, गंगा जल की कसम खाना, गौ माता की पूंछ पकड़कर लोगों के सामने में जो कहना कि एक बार हमको अवसर दे दो और हम ये 36 वादे करते, हमारा संकल्प है। और उन संकल्पों को विधानसभा में भी राज्यपाल महोदया की तरफ से उसको अभिभाषण कराना, वो संविधान में लाना, नियम में लाना, और उसके बाद आज जो है जिस प्रकार से वादा खिलाफी इनके मुखिया के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा और भूपेश बघेल के द्वारा किया जा रहा है, लोग बहुत व्यथित हैं। लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते वो, क्योंकि ये बहुमत के बल पर बड़े बड़े बात करते हैं। अभी हमारे जो है कांग्रेस के प्रवक्ता भाई रवि जी बोल रहे थे कि जो है विकास की गति बढ़ा। अरे भैया, मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से रवि भाई से पूछना चाहता हूं कि भैया प्रदेश की बात छोड़िए, आप गांव की बात छोड़िए, इस रायपुर शहर में ही एक ऐसा काम बता दीजिए जो 5 करोड़ रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया हो और उसका लोकार्पण किया हो। एक काम बता दीजिए। आप प्रदेश के हाल तो छोड़िए। और रह गया सवाल, यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे थे। अरे भैया, स्कूल की बिल्डिंग बना है, रंग रोगन करके आपने नए नाम दे दिए, लेकिन आज वहाँ स्थिति क्या है? ये बातों को कैसे पहुंचाएंगे कौन?
कैसे लेके जाएंगे जी? रेडी टू ईट की बात करें, कुपोषण की बात करें, रेडी टू ईट को आपने बंद कर दिया महिला समूह का। आप गांव-गांव की नहीं, इसके लिए काम में क्या आरएसएस को लगाया है क्या आप लोगों ने? आरएसएस के साथ ये बैठक की वजह क्या है? गोपनीय बैठक होती है, बातचीत होती है 3-3 घंटे, जामवाल जी साथ में शिव प्रकाश जी, इस तरीके के लोगों के साथ बैठक में क्या निकल के आता है? जनता ये भी तो जानना चाहती है। आरएसएस जो है स्वयंसेवी संगठन है, और जिस प्रकार से प्रदेश का हालात है, आप देखिए इन 4.5 सालों में धर्मांतरण और मतांतरण का इतना प्रकरण आने के बाद ये सरकार बार बार यही पूछते रहे कि आप सबूत दीजिए। इनके जो है एसपी कह चुके हैं कि हालात ठीक नहीं है, धर्मांतरण हो रहा है। इनके जो है समाज के नेता कह चुके हैं, सामाजिक जो कांग्रेस पार्टी में वो कह रहे हैं कि भैया धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को मानने के लिए तैयार नहीं। आज जो स्थिति बस्तर में इनकी जो है जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए जो है वहां पर प्रियंका गांधी जी को बुला के एक प्रेशर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो प्रचार करेंगे भाई, अपनी पार्टी का प्रचार गलत क्या है? वहां खुला छूट दिया जाए, वहां धर्मांतरण किया जाए और आदिवासियों को दबाया जाए। ये जो है प्रियंका गांधी के माध्यम से बस्तर में फिर एक प्रयास धर्मांतरण के बड़ी संख्या में ये तो बड़ा आरोप जी। कोई भी पार्टी प्रचार करती है ठाकुर साहब, इसमें गलत क्या है? आपके भी नेता आएंगे, स्मृति ईरानी जी भी आएंगी, कई लोग आएंगे, क्या इसको किसी से जोड़ के देखना ठीक है? कि वैसे जवाब जो वातावरण रवि जी अक्षर देंगे जी। रवि जी इस तरीके के आरोपों पर क्या कहेंगे? और प्रियंका गांधी को बुलाया जा रहा है इसीलिए कि वहां पे आदिवासियों के ऊपर दबाव बना के ईसाई मिशनरी को खुला छूट दिया जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। चलिए उद्देश्य पे क्या कहेंगे? मैं रमेश ठाकुर जी का दर्द समझ पा रहा हूं। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो तब से राजनीति कर रहे हैं जब से अभी जो कई लीडर्स हैं वो आज के आए हुए हैं, और कई बार ये भी कंफ्यूज है कि क्या पहले राजनीति हुआ करती थी और आज की क्या राजनीति है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं मोहन जी, तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म और इस तरह की बातों के अलावा कोई मुद्दे है ही नहीं। जब जब इन्हें लगता है कि इनका वोट बैंक खसक रहा है, इनकी बनाई हुई राजनीति खत्म हो रही है, तो ये धर्म को सामने ला देते हैं। हम तो कबीर पंथी के लोग हैं, हमारे देश में कबीरदास जी के लोग रहते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। हर व्यक्ति का विकास हम कर रहे हैं, वो चाहे अंचल क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो। आज ये विकास की बात कर रहे थे। मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कि अभी बात हो रही है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की, ना कि नगर निगम की। जिस दिन आप मेरे से नगर निगम की बात करेंगे तब मैं नगर निगम के भी विकास के साथ आपके साथ पूरी लिस्ट लेकर के बात करूंगा। लेकिन प्रियंका गांधी जी इसलिए आ रही है ताकि धर्मांतरण बढ़े, इसका क्या जवाब है? देखिए, आज अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लीडर्स आ रहे हैं तो वो अगर अपनी बात रखेंगे, प्रचार करेंगे, तो इसमें धर्मांतरण कहां आ जाता है? कल अमित शाह जी का भी दौरा हुआ था तो धर्मांतरण की तो बात नहीं निकली। आज अगर कोई पार्टी के वरिष्ठ लोग आकर के जनता के बीच में मिल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं और क्या विकास उन्होंने किया और दूसरी पार्टी की क्या गलत नीतियां रही, अगर वो बात हम बताएंगे तो इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? आज ये महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि महंगाई में पूरी तरीके से विफल है। आज अगर अंतरराष्ट्रीय नीतियों को देखेंगे तो हमारे देश के चारों तरफ के जितने देश हैं वो आज इंडिया के ऊपर अटैक करने की पोजीशन में रहे। आज वो जो पहले हमारे संधि हुआ करती थी, आज उनसे संधि खराब हो गई है। आज उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। बीजेपी जिस जिस मुद्दे को लेकर के आई थी उस सारे मुद्दों में वो फेल हो चुकी है। इन्होंने रोजगार की बात कही थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वहां फेल हो गए। मैं 15 लाख के जुमले की तो बात ही नहीं दोहराऊंगा। एक टीम नहीं, अब डबल टीम है, डबल टीम से लड़ना है आपको। क्रिकेट के मैच में एक टीम से मुकाबला तो हो जाता है, पर 22 खिलाड़ी जब मैदान में उतरेंगे, आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, उसका कैसे मुकाबला करेंगे आप? हम बोल रहे हैं डबल टीम के अलावा भी जो भी आना है मैदान में आ जाए। भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से लोगों का दिल जीता है, जैसे जनता के बीच में गए हैं, विकास किए हैं, आज कोई भी व्यक्ति आ जाए वो ना उनको हरा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। एक ही नेता है आज की तारीख में पूरे प्रदेश में, वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। और वो 2018 में मुख्यमंत्री बने थे, 2023 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी और भूपेश बघेल जी फिर से देश के नेता, हमारे प्रदेश के नेता बनेंगे और यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी चलिए, बीजेपी करेगी क्या? ऐसे में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास तो है। आप लोग प्लान बनाते हैं, लंबी लंबी बैठकें करते हैं, कोर ग्रुप की भी बैठक हुई है रमेश जी, लेकिन नेता का नाम पे आप लोग जो है वो सहमत नहीं हो पाते। हम क्या उम्मीद करें इस तरीके की कोर ग्रुप की बैठक में ये भी सब बातें होती होंगी
किसी लीडर को आगे रखकर वोट मांगा जाए, वहां पे आप लोग फेल हो जाते हैं। इसका जवाब क्या है? बघेल जी का जवाब क्या है? देखिए, ये प्रश्न जो है बघेल जी को अपने आप में खुद देखना चाहिए। जब 2018 में चुनाव हुए तो कांग्रेस के पास कौन चेहरा था? 4 चेहरा, ये चारों तरफ के लोगों को भ्रमित करके रखे थे और 4 मुख्यमंत्री के नाम पर 4 दिशाओं से चुनाव लड़े। उस समय इनके पास तो कोई चेहरा नहीं था। आज हमसे चेहरा पूछ रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी में तो एक एक कार्यकर्ता हमारे चेहरा है, कमल फूल हमारा चेहरा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो है इस छत्तीसगढ़ के लोगों के जो बनाए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या, पूरा देश के लिए क्या। अभी बोल रहे थे कि चारों दिशाओं से जो है हमारे देश के जो है दिशाएं बड़ी। अरे आप तो जो है सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप तो जो है सेना के जो है कामों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देश के आप मुगालते में हैं, आप अहंकार में इसलिए हैं कि जो है जनता फैसला करेगी। जी, 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनेगा, ये निश्चित रूप से जनता फैसला करेगी। मैं जवाब, चलिए बोल दीजिए रवि जी। मैं मोहन जी ये बताना चाह रहा हूं, 15 साल इनके मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी। आज इनको उनके द्वारा किए गए विकास पर ही भरोसा नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति इनका कार्यकर्ता है। ये आज जब इनकी तरफ से जो आते हैं वो कहते हैं कि हम कमल के निशान पर लड़ेंगे। मतलब आपके 15 साल के जो मुख्यमंत्री रहे, आज पूरी तरीके से आपने उनको निकाल के फेंक दिया ना। आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं हमारा नेता भूपेश बघेल है। ये बताएं इनका नेता कौन है? आज के समय 18 बता दो। 15 साल मुख्यमंत्री के बाद आज इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो आप इमेजिन करिए भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी स्थिति क्या होगी। जो अंदर से बिखरे हुए हैं वो बाहर हमसे क्या लड़ेंगे, वो कहां से नीतियों के बीच में आएंगे। पूरी तरीके से संगठनात्मक तरीके से बीजेपी टूटी हुई है, न इनको कोई नेता है न किसी की कोई सुन रहा है। चलिए, दोनों प्रवक्ताओं की बातों के बाद गंगेश जी की ओर चलते हैं। गंगेश जी, जो शतरंज के मोहरों की एक तरीके से बसावट है, बिछावट है, वो होने लगी है। एक तरीके से देखें तो गोटियां फिट हो गई हैं। आरएसएस अपना काम कर रहा है, बीजेपी अपना काम कर रहा है, ईडी आईडी का भी नाम कांग्रेस ले रही है, वो भी अपना काम कर रहा है। ये सब अगर एक तरफ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस काम के बल पर आएगी और ये सारे एक हो जाएंगे तो पड़ला किसका भारी होगा? लास्ट टाइम फिर से मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया। जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये 3-4 टीम एक मिलके काम कर रही है, कितना इसका वजन रहेगा, कितना पल्ला भारी रहेगा भाजपा का, बीजेपी की ओर से? जी, भाजपा का बोल रहे हैं जी, भाजपा के कॉन्टेक्स्ट में। जी, हाँ, मुझे ये देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि ये जो चुनाव है भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। पूरे देश में मेरे ख्याल से 22-23 मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और पिछली बार तो मध्य प्रदेश में हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार पलट गई। ये 2 जगह खासतौर पर चुनाव में लगी है। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर, छत्तीसगढ़ में जिस हार हुई थी उसको लेकर इस बार बहुत ज्यादा ताकत झोंक रही है। और ये वजह कि हर कोई फील्ड वो छोड़ना नहीं चाहती। हर तरह से, चाहे अपने कार्यकर्ता हो, चाहे आरएसएस में कार्यकर्ताओं को संगठित करने की बात हो, गांव-गांव के स्तर पर जाकर वर्किंग शुरू हो चुकी है जो भाजपा की। तो ये सब मिलकर निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती तो उपस्थित करेगी कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय है। और रही बात ये जो चेहरे वाली बात अभी चल रही थी, मुझे उसमें कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का जो ट्रेंड रहा अभी तक अपन ने देखा है कि रूलिंग पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होता है और अपोजिट पार्टी कोई चेहरा नहीं बताती। जैसे देखिए अपन 2003 के चुनाव में देखें तो अजीत जोगी चेहरा थे कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री से तो जोगी, और बीजेपी से कोई नहीं, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं था। रमन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। रमन सिंह के नेतृत्व में जब चुनाव जीता गया तो चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 बार के सरकार ने 2018 तक मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह चेहरा थे, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं था। जय वीरू की जोड़ी यानी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में
पीसीसी भूपेश बघेल की दोनों की मिलकर बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव चलाए। 5 साल तक उन्होंने लगातार प्रयास किया और उसका परिणाम आया। तो फाइनली पीसीसी पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा क्या आरएसएस का, ईडी का, आईडी का, बीजेपी का? एक बड़ा समूह बन गया है, सब तरफ से फायदा इनको क्या मिलेगा, माइलेज मिलेगा क्या? नहीं, उसका मुझे लगता है जो अभी ये रेट पड़ रहा है सीबीआई और ईडी का, इसका बहुत ज्यादा असर इसमें पड़ने वाला नहीं है। इसमें ये जरूर है कि कुछ प्रशासनिक, एक तरह प्रशासनिक खसावट के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ एक बात ये जरूर रहता है कि अगर अधिकारी दबाव में रहते हैं तो हमेशा जो सत्ता पक्ष रहता है कहीं ना कहीं वो उसका राजनीतिक लाभ लेता है। वो लाभ लेना थोड़ा कठिन हो जाएगा कांग्रेस के लिए, और भाजपा ये माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और लगातार जो रेट पड़ रहे हैं और डगर कठिन है जी, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। गौलानी जी, कैसे करेंगे इन सब का मुकाबला? आप, कई लोग आ रहे हैं सामने। देखिए, मैंने पहले भी कहा मोहन जी कि हम अपनी नीतियों के बल पर आगे आएंगे। भूपेश बघेल जी ने जो चौतरफा विकास किया है उसके बल पर आगे आएंगे, और बीजेपी की जो केंद्र में विफलताएं हैं, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, और अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे, पेट्रोल की कीमत को देखेंगे, डॉलर की कीमत को देखेंगे, गोल्ड प्राइसेस को देखेंगे, तो इन सब के बारे में बताएंगे कि 2014 में कहां पर हम थे और आज हम कहां पहुंच गए हैं। आज अगर एक रसोई गैस की बात करें, एक गृहिणी की बात करें, तो घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। हम इन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। कोई असर नहीं होगा इनका, ये तीनों के गठबंधन कितनी भी प्रयास कर लें, कितने भी ईडी के रेड मार लें, आईटी के रेड मार लें, सीबीआई के रेड मार लें, कितने भी प्रयास कर लें, अंततः जीत जो है वो धर्म की होगी और धर्म हमारे साथ है। ठाकुर साहब, ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात की ईडी आईडी का उपयोग होता है। हम दो महत्वपूर्ण बात, आरएसएस बीजेपी का जो एक तरीके से अंदर का तालमेल है, त्रुप का एक का है आरएसएस, उसका उपयोग आप लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में, सामने ला दिया है। आप क्या देखते हैं, इसका कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के जनता के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे अन्य जो संगठन है उनको पूरी ताकत के साथ में हम जनता की आवाज को बुलंद करने वाले हैं और करते रहेंगे। रह गए सवाल ईडी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ईडी से हमको कोई फर्क नहीं। ये तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस ने तय कर चुका है कि भ्रष्टाचार करते रहो, और क्योंकि अंतिम मौका है, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलने वाला, ये जान चुके हैं। इसलिए भ्रष्टाचार में लगाम लगाने के बजाय जो है ईडी के ऊपर लगातार आरोप के ऊपर आरोप, मुख्यमंत्री स्वयं जो है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है, ईडी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। तो ये इनका अंतिम अवसर है, ये जानते हैं कि हमारा ये अंतिम अवसर है, इसके बाद अवसर नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। रह गए सवाल महंगाई की बात कर रहे थे, अरे आप अपना जो है पिछला के देख लीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार को 2004 से लेकर 2014 महंगाई थी रवि जी, कितना विशाल महंगाई था, कितना परसेंट 10 सालों में बढ़ा, और ये 8 सालों में कोरोना काल के बाद भी क्या स्थिति है उसको देख लीजिए, उसका तुलना कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व के सामने में सर्वोच्च स्थान में पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, और हर भ्रष्टाचारी को जो है जेल भिजवाने के लिए उन्होंने संकल्प लेके। चलिए येदियुरप्पा के खिलाफ इन्होंने क्या किया है, ये भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री रहे, आज भी इनकी नेशनल टीम में है। क्या इन्होंने एक्शन लिया है बेल्लारी में जो रेड्डी ब्रदर्स थे उनके खिलाफ? क्या लिया है इन्होंने येदियुरप्पा के खिलाफ? बीजेपी की कथनी करनी में फर्क है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। बताएं ना, करते हैं ये बताएं ठाकुर साहब, इन्होंने येदियुरप्पा जी के खिलाफ क्या एक्शन लिया? राम मंदिर बना के बताएं ना, भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं, बताइए येदियुरप्पा के खिलाफ क्या किया? क्या कथनी करनी चाल, क्या इन्होंने येदियुरप्पा जी के खिलाफ एक्शन लिया? कोई अंतर नहीं रहता है। चलिए, समय की कमी है, लेकिन इस चर्चा से एक बात साफ है कि बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए काफी कुछ प्रयास कर रही है, आरएसएस उसे सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस इन सब बातों को दूर से वॉच कर रही है, लेकिन उसकी भी तैयारी है कि जैसी बॉल आएगी वैसा वो शॉट खेलेंगे। तो हम भी इस शॉट को देखने के लिए दूर दर्शक बनकर खड़े हैं, स्टेडियम में नजरें गड़ाए बैठे हैं। हमें भी इंतजार रहेगा फाइनल का, जीत हार का जो सेहरा है वो किसके सर पर बनता है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, रवि जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, सर रमेश भैया का भी धन्यवाद, और गंगेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का हम बहुत धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे कि आरएसएस भी अगर साथ में आती है
तो ये फाइट काफी रोचक हो जाएगी और इस रोचक फाइट को देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए T24, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।